जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 12th केमिस्ट्री की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पूरी केमिस्ट्री के 5 ऐसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, जो कि 4 नंबर में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये 4 नंबर से कम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन 2024 में पूछे गए हैं, 2023 में पूछे गए हैं एंड लास्ट टाइम 2019 में ये पूछे गए थे। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कौन से हैं ऐसे वो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हम आपको आज बताने वाले हैं, उनको एक एक करके समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन है कि कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों माना जाता है। 2024 में आया हुआ है, 3 सेट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों मानते हैं। अतिशीतित मतलब होता है ऐसे द्रव जिनमें जो है बहने का गुण पाया जाता है। तो भाई इसका आंसर हम लोग किस तरह से लिखेंगे, कांच को अतिशीतित द्रव्य इसलिए माना जाता है क्योंकि यह ठोस होते हैं या भी द्रवों के कुछ गुण जो है प्रदर्शित करते हैं। मतलब होते ठोस हैं। कांच वही कैसी होती है, कांच ठोस होती है, तो उसमें क्या होता है, कांच ठोस दिखती है केवल, लेकिन उसके अंदर द्रवों की भांति कुछ गुण होते हैं जो कि ये प्रदर्शित भी करती है। कैसे प्रदर्शित करती है, द्रवों के समान इसमें प्रवाहित होने का गुण होता है। मतलब ये जो है द्रव के जैसे द्रव होता है हमारा, लिक्विड होता है जो बहता है, उसी तरह से हमारी कांच भी फ्लो होती है। बट फर्क इतना होता है कि लिक्विड हमको बहता हुआ दिखाई देता है और ये हमें बहता हुआ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इसका यह गुण पुरानी इमारतों के कांच में देखा जा सकता है। पुरानी इमारतों के कांच में, जैसे कि आप किसी प्लेस पे घूमने गए होगे जो पुरानी होती हैं, है ना, प्राचीन जगह होती हैं, जैसे ताजमहल वगैरह हो गया, है ना, और बहुत से म्यूजियम होते हैं ऐसे जहाँ पर आपको जाते हो, आप लोग घूमते हो, वहाँ पर कांच आप लोग देखिएगा ध्यान से, जो पुरानी हवेली टाइप की होती हैं, तो वहाँ पर उनके कांच आप लोग देखोगे तो भाई नीचे से मोटे होते हैं, ऊपर से पतले होते हैं। या आपके घर कहीं आस पड़ोस कोई पुराना घर हो, वहाँ जाके देखिएगा तो जो पुराने समय में कांच लगते थे तो वो नीचे से मोटे होते हैं, ऊपर से होते हैं पतले। अब ऐसा क्यों होता है, पढ़ो, इसमें आगे समझ में आएगा। देखा जा सकता है जो तली पर कुछ मोटा होता है, यानी तली पर यानी नीचे की साइड मोटे, और यह केवल तभी संभव है जब यह अत्यंत मंद गति से द्रवों के समान प्रवाहित हों। तो भाई ऐसा क्यों होता है, भाई जो देखो, जब कांच लगाई गई होगी खिड़कियों में या दरवाजों में, तो उस टाइम क्या था कि बराबर रही होगी, ऊपर भी नीचे भी, तभी तो लगाई गई थी, है ना, वरना अगर ऊपर उस समय पतली मोटी होती तो फिर लगने ही ना देते लोग। तो बराबर रही होगी, लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ कि धीरे 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 मंद गति से हमको नहीं दिखी, लेकिन ये प्रवाहित मतलब प्रवाह होती रही, फ्लो होती रही। तो भाई कांच कहाँ बह जाएगी, अब बाहर तो बह नहीं जाएगी, तो ऊपर से क्या हुई, वो नीचे जो है खिसकती चली गई, तो नीचे साइड हो गई मोटी, ऊपर रह गया पतला, क्योंकि ऊपर से फ्लो होके नीचे आ गई। क्लियर है, तो ये कारण रहा यहाँ पर, और इसीलिए हम लोग भाई कांच को अतिशीतित द्रव भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है द्रवों की भांति बहने का गुण जो है भैया पाया जाता है। तो ये था आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका 3 नंबर में पूछा गया था। अभी इसी तरह से एक न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे जो कि पिछले साल 2 बार पूछा गया था, एक 2024 के सेट में और एक बार 2023 में भी ये आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये क्वेश्चन आता होगा, बट आप लोग स्किप मत करना, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग से, भाई आपका रिवीजन होगा। देखो इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं, आपका रिवीजन होगा, ठीक है, आप ही का फ़ायदा रहने वाला है। तो देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या होता है कि जो हमको चीज़ गिवन है उसको भैया पहले लिख लो। ठीक है, गिवन क्या है, हमको दिया गया है पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में, यानी कि भार दिया गया है किसका, पोटेशियम क्लोराइड का, यानी KCl हमको दिया गया है 15 ग्राम, और आयतन कितना है 1 लीटर, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर। तो हमें मोलरता के फॉर्मूले में आपको पता होगा, मोलों की संख्या होती है ऊपर और नीचे होता है विलायक का आयतन लीटर में। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें अणुभार पता होना चाहिए। तो भाई अणुभार कैसे निकालेंगे, KCl का अणुभार हो जाएगा, K का होता है 39 प्लस Cl का होता है 35.5, दोनों को ऐड करोगे आप 74.5 बन जाएगा। अब हम लोग फॉर्मूला देखेंगे मोलरता का। मोलरता का फॉर्मूला हमसे क्या कहता है, विलय के मोलों की संख्या अपॉन आयतन लीटर में। तो भाई मोलों की संख्या पहले निकाल रहे हैं ना, क्योंकि आयतन तो हमको पता है लेकिन मोलों की संख्या हमको नहीं पता है। तो वो कहाँ से निकलेगी, मोलों की संख्या निकलेगी बच्चों ग्राम में भार बटे अणुभार। तो ग्राम में भार किसका, विलय का, विलय क्या था मेरा KCl, कितने ग्राम, 15 ग्राम। क्लियर है, अणुभार कितना निकला 74.5। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, मोलरता का फॉर्मूला आपके सामने है, मोलों की संख्या यानी ये जो निकल के आया है इसको आपको ऊपर, और आयतन जो था लीटर में उसको नीचे रखना है। तो भाई इस तरह से कुछ हम रख देंगे कि ये हो गया आपके नंबर ऑफ मोल्स और ये हो गया आयतन लीटर में। अब नीचे की वैल्यू कुछ मतलब 1 मानेंगे, इसका कुछ वैल्यू होता नहीं है, तो यहाँ से पॉइंट हटा दो, ऊपर एक 0 बढ़ा दो, वही हमने यहाँ करा। आप इसको कैंसिल आउट कर दोगे, है ना, और कैलकुलेशन करोगे, थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपके सामने आंसर दिख जाएगा आपको 0.20 या फिर 0.20 मोल प्रति लीटर।
क्लियर है, या फिर मोल लीटर इनवर्स। तो इस तरह से आप लोग इस न्यूमेरिकल को कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो मैंने केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज वन शॉट अपलोड कर दिए हैं, फिजिक्स के चैप्टर वाइज जो आपके वन शॉट थे वो भी अपलोड कर दिए हैं। आप लोग जाना चैनल पे अबाउट सेक्शन में आप लोग जाओगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी, प्लेलिस्ट पे आप लोग क्लिक करोगे, वहाँ पर सारे वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपलोडेड कर दी हैं, आप लोग देख सकते हो जाके। वरना आप लोग बोलोगे, अगर मेरे से आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिजिक्स हुई, केमिस्ट्री हुई, बायोलॉजी हुई, मैथ हुई, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट हो क्लास 12 का, अगर आपको किसी में भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सब पे वीडियो मेरी ऑलरेडी अपलोडेड है, बस ज़रूरत है आपको उसे ढूंढने की। नहीं ढूंढना चाहते हो तो कमेंट कर देना, हम आप तक वो वीडियोस पहुंचा देंगे। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पर परासरण तथा विसरण में प्रमुख अंतर बताइए, यानी कि परासरण और विसरण में क्या अंतर होता है हमको बताना है। तो एक साइड आप लिखोगे परासरण, दूसरी साइड विसरण। और पहला अंतर आप लोग देखोगे, परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है, विसरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। मतलब दोनों में ही भैया क्या होना चाहिए, अर्धपारगम्य झिल्ली होनी चाहिए। अब आप लोगों में जिसको ना पता हो कि ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, तो हम आप लोग की जानकारी के लिए आपको बताएंगे। वैसे तो हर वीडियो में आप लोग को बता देता हूँ, बट इसमें भी आप लोग देख लो यार। ये क्या लिया हमने, एक जार लिया, ठीक इस तरीके से एक जार लिया। इसके अंदर जो है हमने क्या रखा बच्चों, इसमें बीच में हमने रख दी अर्धपारगम्य झिल्ली। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सारा खेल इसी चीज़ का है। ये क्या है मेरी, ये है अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक। और इस साइड हमने दो विलयन भरे हैं, एक इस तरफ भरा है और एक इस तरफ भरा है। यानी कि इधर जो हमने भरा है वो है हमारा कम सांद्रता, ठीक, कम सांद्रता वाला, या फिर इसको बोल देते हैं हम लोग विलेय, ठीक। और बच्चों इस साइड हम लोग जो भरेंगे वो होगा मेरा अधिक सांद्रता वाला, ठीक, अधिक सांद्रता। और ये हम लोग आप लोग इसको बोल सकते हो विलायक। क्लियर है यहाँ तक का। अब देखो यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली का काम होता क्या है। अर्धपारगम्य झिल्ली केवल इतना करती है कि किसी विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली का काम केवल इतना होता है कि कम सांद्रता वाले यौगिकों को या जो विलयन होता है इनको अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर भेजना। यानी कि ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली है ये कम सांद्रता वालों को इधर तो आने देगी अधिक सांद्रता वालों की तरफ, बट इधर वालों को यानी अधिक सांद्रता वालों को इधर नहीं आने देती है। ये काम होता है अर्धपारगम्य झिल्ली का। समझ में आ गया। तो यही क्रिया भैया जो परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। अगर ये झिल्ली नहीं होगी तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, जिसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। और विसरण के लिए भी इसका होना आवश्यक है। दोनों ही केस में ये कंपलसरी है। नेक्स्ट, परासरण में विलायक के कण केवल एक ही दिशा में विसरित होते हैं, है ना। हमने आपको बताया, जैसे ये देखो एक ही दिशा में विसरित होते हैं, चाहे विलय बोल लो, यहाँ पर विलायक लिखा हुआ है। तो आप लोग जहाँ ये विलय है इसको भी विलय बोल सकते हो। हमने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया था, एक सॉल्यूशन लिया था हमने। सॉल्यूशन में दो ही चीज़ें होती हैं, एक होता है विलय जो हम लोग डालते हैं, विलायक जो पहले से मौजूद है पूरा बन के बनता है वो होता है विलयन। तो यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ सकते हो जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो परासरण में एक विलायक के कण एक ही दिशा में विसरित होते हैं। इसमें क्या होगा, विसरण में विलय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं। इसमें क्या होता है भैया, इसमें इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं, बट इसमें केवल परासरण में केवल एक ही दिशा में जा सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों, परासरण क्रिया केवल द्रव अवस्था में ही हो सकती है। ये जो भाई लिक्विड होगा ये तभी क्रिया हो सकती है। और विसरण जो है ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। इसके लिए कोई मीडियम कंपलसरी नहीं है। तो फिलहाल के लिए ये तीन हमको अंतर इसमें प्रमुख लगे। भाई 3 नंबर में पूछा जाएगा तो इससे ज़्यादा मत करिएगा आप लोग। अगर इससे ज़्यादा करते हो तो नंबर 3 ही मिलेंगे, बट आपका समय और ज़्यादा खराब हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रबल तथा दुर्बल वैद्युत अपघट्यों को उदाहरण सहित समझाइए। तो क्या होता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्ट। तो वे वैद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। एक लाइन आई यहाँ पर, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। इसका मीन्स क्या होता है, तो आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हो कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों के साथ इसमें अपने अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होने की अनुमति देते हैं। यानी ये जो विलयन होते हैं, जैसे एग्जांपल आप लोग समझोगे NaCl और KCl HCl, इसमें देखो 2 आयनों में टूटा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये विलयन ऐसे होते हैं कि इसमें करंट इजीली फ्लो हो सकता है, यानी करंट इसमें फ्लो हो सकता है, ठीक है, वैद्युत धारा बह सकती है। तो ऐसे पदार्थों को प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। और जिनके अंदर भैया नहीं बह सकती उन्हें दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहेंगे। यानी कि वे वैद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में बहुत कम आयनन होता है, यहाँ तक कि अत्यधिक तन्यता पर भी पूर्ण आयनन
नहीं होता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो इसमें ना के बराबर होता है, बिल्कुल ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो CH3COOH और NH4OH। तो ये होते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। मतलब करंट इसमें भी प्रोवाइड होगी बट बहुत ही कम मात्रा में, या फिर यूँ बोलो कि ना के बराबर। तो भाई इन क्वेश्चनों को आप लोग जरूर देखिएगा ध्यान से। बाकी अगर और आपको पढ़ना है तो आप लोग मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो जा करके सब वहाँ पर अपलोडेड है। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।